कोई डिफाइन कर सकता है? अटेम्प्ट करो थोड़ा बहुत। Chances of getting an outcome. क्या क्या क्या? Chances चांसेस ऑफ गेटिंग एन getting an outcome. हाँ. आउटकम। तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली? चांसेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसी चीज का 100% चांस है, किसी का 50% चांस। मतलब परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है ना? बट जनरली हम प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में ना बोल के नंबर्स में, हाँ, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 2/3, है ना? तो ये प्रोबेबिलिटी है, या 5/36 ऐसी प्रोबेबिलिटी है। और कोई एग्जांपल तुम दोगे? जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कोई स्टूडेंट है एंड उसके दिमाग में एक बिजनेस प्लान आया, ठीक है, और बिजनेस प्लान आने के बाद उसने बोला कि सर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो उसने मुझसे सारी चीज़ें डिस्कस की कि किस नीड को सॉल्व कर रहा है, क्या प्रोडक्ट या सर्विस है, क्या ऑपरेशंस होगा, कौन से कस्टमर्स होंगे, कैसी मार्केटिंग होगी, फाइनेंसेस कैसे वो अरेंज करेगा, एंड व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे उसको अपनी कॉस्ट रियलाइज होगी, एंड आफ्टर दैट ही कैन अर्न मनी फ्रॉम इट। तो वो अपना बिजनेस प्लान बताता है। तो मुझसे अगर बताता है तो मैं अगर बोलूँ कि देयर इज 80% चांस दैट योर बिजनेस विल रन। बट अगर तुम देखो तो बिजनेस के, कोई भी बिजनेस तुम स्टार्ट करोगे तो उसके दो ही आउटपुट है, या तो वो चलेगा या तो वो नहीं चलेगा, है ना? वो यस और नो में है। तो अगर आइडियल देखा जाए तो दो रिजल्ट पॉसिबल है, और उसमें एक रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये तो 1/2 होना चाहिए, है ना? बट मैंने इसको क्या बताया, 80% चांस। तो जनरली जो भी हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, जैसे हम रियल लाइफ में ये प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, बट आपको पढ़ाया हमेशा से ये प्रोबेबिलिटी जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? हाँ ना, कुछ बोलना होता है। हाँ Sir. हाँ, तो पूरी लाइफ हम पढ़ते हैं ये प्रोबेबिलिटी, और मोस्ट ऑफ आवर कॉर्पोरेट लाइफ या जो भी हमारा जॉब का टाइम होता है, जो भी हम रिसर्च करते हैं, उसमें ज़्यादातर हम ऐसी वाली प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। तो बिफोर गेटिंग इनटू प्रोबेबिलिटी, कंपटीशन के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले यू नीड टू, या यू डिजर्व टू नो मोर अबाउट प्रोबेबिलिटी इन टर्म ऑफ एप्लीकेशंस। तो जनरली जो प्रोबेबिलिटी है, you can divide probability in three kinds, and there are three types of probability. काम की चीज प्रोबेबिलिटी ना सिर्फ आधे घंटे का लेक्चर है ना, रेस्ट इज जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो 3 टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया। पहले हम बोलते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। सेकंड है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, और थर्ड है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब तुम ये समझो कि ये चीज मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। नो बुक्स विल स्टार्ट विद दिस, नो कॉम्पिटिशन टीचर विल स्टार्ट विद दिस, बट हमारा पर्पस यहाँ पे ये है कि आपकी समझदारी बढ़े। आप डेली लाइफ में या फिर कोई भी डेटा आप देखते हो या कभी भी प्रोबेबिलिटी के फिगर देखते हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ दैट प्रोबेबिलिटी हैज बीन कैलकुलेटेड। ठीक है, तो आप और लोगों की तरह ब्लाइंडली प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज को पढ़ के 10-20 क्वेश्चन करके यू आर नॉट गोइंग टू कम्पीट। और ये तो ऐसा चैप्टर है कि हो सकता है कि आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आए भी ना, बट विथ दीज कंसेप्ट्स आप इसको डेली लाइफ में यूटिलाइज जरूर कर सकते हो। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी सेज कि चांसेस जो होती हैं इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स ऑप्शंस या रिजल्ट ऑप्शंस।
रिजल्ट ऑप्शंस बोलो, रिजल्ट इवेंट बोलो, मैथमेटिकल टर्म इवेंट होता है। तो इसमें मतलब क्या होगा, इसको कैसे हम समझेंगे कि जैसे तुम कॉइन टॉस करते हो, ठीक है, तो कॉइन जब टॉस करोगे तो कॉइन अगर गिरता है तो हेड और टेल दो ऑप्शन तुम्हारे पास है रिजल्ट के, रिजल्ट ऑप्शंस दो हैं। तो जो चांसेस हैं वो इक्वली लाई करते हैं इन दोनों में, ठीक है, मतलब जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, जो रिजल्ट के चांसेस है, तो वो इक्वली लाई करेगा इस दोनों में। तो अब हेड या टेल तो एक तरीके से आएगा ही, लेकिन केवल हेड जो है वो हम इसलिए बोल सकते हैं कि 1/2 प्रोबेबिलिटी है, और केवल टेल 1/2 प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली अगर आप डाइस थ्रो करते हो, तो डाइस थ्रो करने में आपके पास 6 रिजल्ट्स पॉसिबल्स हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, 6 रिजल्ट की पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो किसी पर्टिकुलर के आने के लिए है ना, जैसे 1 की वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, 2 की भी 1/6 होगी, 3 की भी 1/6 होगी, 4 की भी 1/6 होगी, 5 की भी 1/6 होगी, 6 की भी 1/6 होगी। तो इक्वल क्या है, जैसे मान लो ये सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए 1/6 1/6, और इनमें से किसी भी के आने की, ये याद रखना, ये स्टेटमेंट कई बार यूज होगा, इनमें से किसी के भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। क्योंकि जब आप डाइस थ्रो करोगे तो कभी 8 नहीं आ सकता या कभी 10 नहीं आ सकता, इट विल बी अमंग दीज 6 फिगर्स ओनली, 1 2 3 4 5 6, इसी के बीच रहेगा। तो इन नो केस यू आर गेटिंग 7 और 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 is 1, and this one probability जो पूरे इवेंट्स के मिलाकर है ना, पॉसिबल इवेंट्स की, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सारे इवेंट्स में। तो 1 के लिए भी नाउ 1/6 की प्रोबेबिलिटी हो गई, 2 के लिए भी 1/6 की, 3 के लिए भी 1/6 की, 4 के लिए भी 1/6 की। तो इसको हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, है ना। ऑफ कोर्स इन सम केसेस यू कैन हैव अ बायसनेस फॉर अ पर्टिकुलर नंबर, जैसे मान लो कि वो डाइस ही थोड़ा बायस है, तो 4 वो ज्यादा बार देता है, तो वो सब क्लासिकल का है। एंड इट फॉलोज, मतलब वी यूज दिस प्रोबेबिलिटी व्हेन दिस हैपेंस कि यू डोंट हैव एनी सिलेक्शन और ये प्रेफरेंस फॉर एनी रिजल्ट, मतलब नेचुरली उसके ऑकरेंस में कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो दिस इज ऑल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हम बचपन से जब भी पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, तब से स्टार्ट करके ज्यादातर मैथ्स के टाइम में हम यही पढ़ते हैं। नाउ इट इज रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान से सुनना। एक जैसे मान लो कि एक शॉप है ना, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का। दिस शॉप हैज 10 आइटम्स टू बी सेल। तो ये क्या क्या बेच रहे हैं, ये फ्रिज बेच रहे हैं, ये टीवी बेच रहे हैं, ये वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, ये माइक्रोवेव बेच रहे हैं। इस तरह के 10 आइटम्स हैं। बात मेरी समझ में आ रही तुम लोग को, क्या कह रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड रिलेटिव या हाउ टू अंडरस्टैंड रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, इसके लिए आप एक शॉप विजुलाइज करो, है ना। एंड देयर इज वन कस्टमर हु एंटर्ड इनटू द शॉप, ठीक है, एक कस्टमर है, वो शॉप के अंदर आया। नाउ वन थिंग इज श्योर दैट दिस कस्टमर इज गोइंग टू बाई समथिंग, है ना, ये पक्का है कि ये कस्टमर कुछ खरीदेगा। एंड देन आई विल आस्क यू कि what is the probability, what is the probability of sale of a या selling of टीवी, टीवी बिकने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर आप इसको क्लासिकल अप्रोच से ध्यान दो, अगर क्लासिकल अप्रोच से देखो, तो ये 10 आपके वो थे रिजल्ट ऑप्शंस थे, क्योंकि वो एक तो बाई करना ही करना है उसको, तो आउट ऑफ 10 ये नहीं करेगा, तो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी आती मेरी 1/10। बट ये जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाला, वी फॉरगॉट दैट
this doesn't satisfy the condition of classical probability, जो कि ये बोलता था कि each event should have equal chances, है ना, each product has not equal chance, क्योंकि ये तो है नहीं, आप विजुलाइज कर सकते हो। तो फिर ऐसे केस में आप क्या करते हो, आप पिछले 1 महीने का डेटा निकालें, है ना, आपने पिछले 1 महीने का, 1 हफ्ते का, या पिछले 3-4, जब भी आपको सफिशिएंट डेटा आपको लगता है कि आपने वो निकाला, और यू फाउंड कि टोटल आपने सेल पिछले कुछ दिनों में आपने 4000 सेल किया है, एंड आउट ऑफ 4000 टीवी हैज बीन सोल्ड एट 200 पीसेस, 200 पीस सोल्ड हुआ है। तो अब टीवी की प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली जो है, और मान लो इसी समय जैसे फ्रिज है, तो गर्मी के दिन आ गया, तो लास्ट 1 मंथ में फ्रिज हैज बीन सोल्ड 1000 पीस। तो यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, टीवी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 by कितनी होगी, 20, ठीक है, और फ्रिज की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4। ये बात समझ में आ रही है ना, इसको हम ऐसे निकालते हैं ना, 200/4000, ठीक है, और इसको हम निकालेंगे 1000/4000। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? अरे रिलेटिव हमने टू, किस बेसिस पे किया, मतलब अलग अलग एंटिटीज है इसीलिए, या मतलब जैसे कि डाइस में सिर्फ एक ही डाइस है, फेस उसके 6 नहीं है, नहीं, उसका वो मतलब वो वो क्या बेसिस बेसिस? नहीं है हमारा। यहाँ बेसिस ये है कि इनका जो पास्ट रिकॉर्ड है, रिलेटिव सेल्स जो है ना, उसके हिसाब से फ्रिज हैज हायर प्रोबेबिलिटी टू बी सोल्ड, ठीक है, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में फ्रिज जो है 1000 पीस बिके गए हैं आउट ऑफ 4000, एंड टीवी हैज बीन सोल्ड फॉर जस्ट, मतलब सोल्ड जस्ट 200 पीसेस, इससे ज्यादा नहीं बिका। तो ये रिलेटिव सेल जो है फ्रिज की हायर है ना, तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी that person will buy a fridge will be very high, ठीक है, बात समझ में आई तुम लोगों को? हाँ, ठीक है। अब यहाँ तो फिर भी हम इवेंट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब भले ही रिलेटिव हो, बट वी आर चेकिंग लास्ट 4000 इवेंट्स, है ना, उनको चेक करके उसके हिसाब से रिजल्ट की प्रायोरिटी और रिजल्ट के नंबर डिसाइड कर रहे हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे रिलेटिव कहा, लेकिन जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बोला था, when you don't have any past experience or past data, neither you do have equal chance of result, जैसे बिजनेस प्लान था, है ना, तो उस बिजनेस प्लान को आपने कभी ऐसा नहीं कि आपने 10 बार बिजनेस किया है तो 7 बार सक्सेसफुल हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 70% चांस है कि आप अगला बिजनेस जो है सक्सेसफुल करोगे, तो वो रिलेटिव भी नहीं है। आपने पहली बार बिजनेस प्लान बनाया, मेरे पास लेके आया, आई टोल्ड यू दैट 70% चांसेस दैट बिजनेस विल गेट सक्सेसफुल। फिर किसी और मेंटर को आपने दिखाया, वो बोला कि नहीं उसको तो दिख ही नहीं रहा, मतलब वेरी ब्लीक चांसेस 40%। आपने किसी और मेंटर को दिखाया, वो बोलता है वो 90% चांस है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर एग्जैक्टली, वो मेरी एनालिसिस पे डिपेंड करता है ज्यादा। तो if I am very hopeful for your product or services or your market or your competition or your operations or your finances, then I can have very high confidence on you and I can give you 90%. Somebody might not have that confidence in you, तो वो 40% देगा, और कोई भी जो होगा 70% होगा। तो these probability figures and I had come मतलब जो इनका डिफरेंसेस है is on basis of subject who is counting या who is calculating the probability। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया तुम लोग को? सर लास्ट वाला ऊपर वापस बताओ ना, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव एक बार और बता दो। सब्जेक्टिव जब भी हम बोलते हैं ना, तुम लोग अभी बातचीत में नहीं बोलते होगे कि ये तो सब्जेक्टिव बात हो गई,
सब्जेक्टिव मतलब कि हर इंडिविजुअल जैसे सोचता है उस हिसाब से हाँ ना बोलेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि शुड वी फाइट विथ चाइना, तो आप अपनी एनालिसिस करके हाँ बोलते हो, कोई अपनी एनालिसिस करके ना बोलता है, इट्स वेरी मच सब्जेक्टिव डिसीजन। तो ये जो प्रोबेबिलिटी फिगर आपने मेरे से मांगा कि सर मेरा बिजनेस प्लान चलेगा कि नहीं, या फिर आपने ये बोला कि सर बिजनेस प्लान चलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो मैंने 70% या 40% या 90% बोला। इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट या रिजल्ट पॉसिबल। जैसे रिजल्ट पॉसिबल तो दो ही है ना, हाँ या ना, उस हिसाब से 50% बोलना चाहिए था, 1/2 बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ये जो प्रोबेबिलिटी है 70% का, आई कैलकुलेटेड इट बाय माय ओन एनालिसिस, जिसमें मैं देखा तुम्हारे प्लान को, तुम्हारे प्रोडक्ट को, तुम्हारे सर्विसेज को, तुम्हारे मार्केट को, और मैंने हर जगह, और ऊपर से वो अपनी इंट्यूशन और अपना जो भी तो मेरा अपना वे ऑफ एनालाइजिंग योर प्लान है उसके हिसाब से, या मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो भी विजन है उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, एंड आई रीच टू द पॉइंट कि ये 70% होगा। तो इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर बिकॉज इट डिपेंड, दिस प्रोबेबिलिटी केम बाय मी, है ना। इट्स नॉट ऑब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऑब्सोल्यूट नहीं है ना, क्योंकि एक इंडिविजुअल कभी भी इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में ऑब्सोल्यूट नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें मेरी? मतलब आई कैन नॉट बी द बेस्ट पर्सन और मोस्ट, जैसे इकोनॉमिक्स अपने आप में ही बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, बट आई कैन नॉट बी द, आई कैन नॉट हैव द रियल कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको मैं कैलकुलेट करके बोलूं कि ये जो 70% आया है ये दुनिया के किसी भी कॉर्नर के इकोनॉमिक्स से बुलवाओ तो वो 70% ही बोलेगा, बिकॉज आई हैव डन द कैलकुलेशन विथ ऑप्टिमम या ऑलमोस्ट राइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही मैंने किया है। क्योंकि इकोनॉमिक्स भी बहुत डाइसी सब्जेक्ट होता है, कई बार लोगों की समझ भी अलग अलग होती है, लोगों के एप्लीकेशंस भी अलग अलग होते हैं, वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं, तो पीपल कैन हैव डिफरेंट way of calculating the potentiality of your plan and can come up with other figures कि किसी के हिसाब से 70% प्रोबेबिलिटी होगा, किसी के हिसाब से 40% और किसी के हिसाब से 90%। तो ऐसा होने पे हम ये बोलते हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है ये सब्जेक्टिव है, डिपेंड्स अपॉन माय कैलकुलेशन, नॉट on the basis of event or any other concrete natural fact and figure। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? हाँ ना? हाँ यस सर। किसी को भी डाउट नहीं है? अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन पे, ठीक है। हम सिर्फ अभी क्लासिक प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो कंपटीशन में या आपके सब्जेक्ट्स में पढ़ना होता है, आप पढ़ते ज्यादा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, बट जब तुम आगे जाओगे, जब कोर्सेज में अपने पढ़ने के लिए, किसी भी कोर्स में, चाहे वो बिजनेस का हो या सोशल वर्क का हो, यू विल फाइंड कि मोस्टली वी यूज रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी सेज कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो चांसेस कितने होने चाहिए। तो जैसे मान लो कि हम बोलते हैं ना कि डाइस थ्रो किया, तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सारे रिजल्ट आप काउंट करते हो, तो रिजल्ट आपको मिला 1 2 3 4 5 6, और आपने बोला कि आपको 3 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आपको पता है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो 3 पे भी 1/6 होगा। या फिर मैं बोलता अगर 5 की चाहिए तो आप 5 के लिए भी 1/6 बोलते। बट अगर मैं बोलूँ कि 3 और 5 दोनों के लिए चाहिए, तो आप बोलोगे कि भाई हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि आपके पास जो रिजल्ट्स है वो 2 पॉसिबिलिटीज है, और टोटल रिजल्ट्स 6, मतलब जो आपका कंसर्न रिजल्ट है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है वो तो 2 इवेंट है, और टोटल इवेंट 6 है ना। तो इसकी इसको 2/6 बोलेंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे कि 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, आपको दोनों में से किसी से भी काम चल जाएगा, तो इसको हम जोड़ देते हैं, है ना। तो इट विल बी 2/6, ठीक है, एंड विच इज 1/3। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अगर मैं बोलता कि 3 फिगर की इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलते कि अच्छा ठीक है, आपका इवेंट जो है सर वो इवन नंबर वाला है। इवन नंबर वाले में 2 इवेंट, मतलब सॉरी 3 इवेंट है, 2 4 और 6। टोटल इवेंट्स पॉसिबल कितने या रिजल्ट्स पॉसिबल कितने हैं, तो 6। तो 1 2 3 4 5 6,
तो आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया, 3/6, एंड आपने बोला 1/3, ठीक है, सॉरी 1/2, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। तो अब तुम ये अभी समझ गया ना ये क्या हुआ। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, यू आई विल मेक यू अ स्कीम जिससे तुम कभी प्रोबेबिलिटी मिस नहीं करोगे इसी चीज को विजुलाइज करते हुए। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ Yes, sir. Yes, sir. ठीक यस है। सर। नाउ जस्ट थिंक इन अ वे, जैसे कोई भी काम हम करते हैं, जैसे अभी हमने क्या बोला, हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, है ना, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम में देयर इज अ वर्ब जो कि हो रहा है, डाइस थ्रो कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं, बंच ऑफ बॉक्स, एक बॉक्स में, सॉरी एक बॉक्स में कुछ बॉल्स रखे हुए हैं, उसमें से पिक कर रहे हैं, कार्ड में से मतलब प्लेइंग कार्ड के बंच में से कार्ड निकाल रहे हैं। देयर मस्ट बी अ वर्ब काइंड ऑफ थिंग जिसमें, तो आपको सबसे पहला स्टेप करना है, द फर्स्ट स्टेप टू काउंट प्रोबेबिलिटी या कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी या अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी इज उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कि आइडेंटिफाई द वर्ब। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि हो क्या रहा है ना, कर क्या रहे हैं हम वहां पे, कौन सी वर्ब वहां पे हैपन हो रही है, कौन सी वर्ब वहां पे मतलब जो वर्ब इज बीइंग कंप्लीटेड, विच वर्ब। तो जैसे इसके ऊपर वाले केस में क्या था, डाइस इज बीइंग थ्रोन, ठीक है। तो अब उसके बाद जब आप वर्ब आइडेंटिफाई कर लिए, तो सेकेंड स्टेप आपका होगा कि काउंट ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स ना बोल के इसमें इवेंट्स बोलेंगे, ठीक है। मतलब मैथमेटिकली हम लोग इवेंट्स बोलते हैं, है ना। काउंट ऑल पॉसिबल इवेंट्स ऑफ दैट वर्ब जो कि हो रहा है। तो जैसे हम इसको और इसका नाम रखेंगे NS, ठीक है, NS मतलब इसको नंबर है NS। आप समझ रहे क्या क्या हुआ, दो स्टेप क्या हुआ, आपको पहले वर्ब आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको पॉसिबल रिजल्ट्स उसके काउंट करने हैं, है ना, आइडेंटिफाई करने हैं और काउंट करने हैं, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप होगा आपका आइडेंटिफाई, हाँ, आइडेंटिफाई फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में पूछा गया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसा कोई मेरा फेवरेबल या फेवरेट या हम लोगों का फेवरेट नहीं होगा। This favorable word is just included because the question is asking you to count the probability of those events. तो जो आपका फेवरेबल इवेंट है ना, उसको आइडेंटिफाई करो। वो हो सकता है एक ही इवेंट ना हो, दो या जैसे या तीन इवेंट को मिलके हो। जैसे इसके पहले वाले केस में था जब हमने बोला कि 3 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फेवरेबल इवेंट था जस्ट 3। फिर मैंने बोला 3 और 5 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो नाउ माय फेवरेबल इवेंट हैज 2 इवेंट इन, है ना, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर मैंने बोला कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो नाउ मैं फेवरेबल इवेंट जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको आइडेंटिफाई किया एंड उसको काउंट किया, तो मुझे 3 मिले कि 2, 4 और 6। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा ये है काउंट द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स के रिजल्ट्स का, मतलब फेवरेबल इवेंट्स को काउंट करो, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग इट कंप्लीट, ठीक है, तुम लोग समझ रहे होगे क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, इट्स लाइक आपको पता है कि जितने इवेंट्स में से आपका काम चलेगा और टोटल इवेंट्स पॉसिबल, तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, इवेंट की, और इसको हम बोलते हैं NE, उस इवेंट की काउंटिंग जिसको आप जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, ठीक है। PE probability of that event is NE divided by NS। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो
ये ही आपको हमेशा विजुलाइज करना है पहले स्टार्ट में। मतलब जैसे अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट में ये इतना तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब कुछ क्वेश्चंस करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कुछ वेरिएशंस क्या आते हैं, वो मैं अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हम तब करते हैं जब हमें सिंगल टाइम इवेंट को किया गया, सिंगल टाइम वर्क परफॉर्म किया गया, एंड यू नो एवरीथिंग दैट कैन हैपन इन दैट वर्क, है ना। आपको सारे रिजल्ट पता है और आपको सारी इवेंट की वो पता है, नंबर्स पता है जिसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? अगर तुम इसको इस 5 स्टेप को कंप्लीट करोगे तो सिंगल टाइम्स कोई वर्ब अकर कर रहा है एंड यू विल नेवर मिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब जो क्वेश्चन पूछेगा वो आप कभी मिस नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, तो सिंगल टाइम वर्ब मतलब वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी हम करने ही वाले हैं, बस एक नेक्स्ट हम उसको बता देते हैं, फिर तुम्हें क्वेश्चन ही करना है, ये लास्ट चीज है अभी। ये क्लास, उसके बाद ये टेस्ट के लिए सफिशिएंट है, टेस्ट और मेनी प्रोग्राम्स के लिए। इनफैक्ट इसके ऊपर थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो कैट और फर्दर एग्जाम्स के लिए होते हैं, बट इससे भी बहुत काम हो जाएगा आपका। कभी कभी क्या होता है कि हम 2 बार कोई इवेंट करते हैं, जैसे मैंने बोला आई थ्रू अ कॉइन ट्वाइस, ठीक है। तो ट्वाइस थ्रो किया कॉइन को, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग both heads, ठीक है। अब जैसे 2 बार कॉइन के, इसमें एक बार तो नहीं थ्रो किया, 2 बार थ्रो किया, तो इसको 2 अप्रोच है इसको सोचने का। या तो हम इस 2 बार कॉइन थ्रो को एक ही वर्ब मान लें, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे तुमने बोला क्या काम हुआ यहाँ पे, तो मैंने बोला 2 बार कॉइन थ्रो हुआ, है ना। लेकिन इसको हम 2 बार भी मान सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं एक बार कॉइन थ्रो हुआ, फिर एक बार और कॉइन थ्रो हुआ। तो आप दोनों अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप इस बात को समझ गए तो फिर बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। जब हम दोनों को एक साथ मिला रहे हैं, मतलब यार हाँ, हम इसको एक ही वर्ब मान रहे हैं, सिंगल वर्ब, तो बेसिकली 2 बार पॉइंट टॉस हुआ, तो आपको पता है कि आप जब प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो सारे रिजल्ट पहले काउंट करते हो, तो सारे रिजल्ट कितने हो सकते हैं? तो 2 बार पॉइंट टॉस करने में सारे रिजल्ट की पॉसिबिलिटी HT HH TT TH, यही होगा ना, है ना। ये आपका सारा रिजल्ट है, इसको हम बोलते हैं NS, ये 4 हो गया। फिर आपने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना था? बोथ हेड की, तो वो हमारा एक ही है, NE = 1, ठीक है। तो आपने बोला कि उस हिसाब से आपने प्रोबेबिलिटी क्या निकालोगे? बोथ हेड की 1/4, ठीक है। लेकिन जब इसको हम 2 अलग अलग इवेंट मान रहे हैं तो आपको बेसिकली क्या है, पहले इवेंट में भी आपको हेड आए, एंड ये एंड है, दूसरे इवेंट में भी हेड आए, तब जाके आपका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 वर्ब, 2 अलग अलग जगह पे 2 डिफरेंट वर्ब इज देयर, ठीक है। ध्यान देखना, इसी तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए। अदरवाइज फॉर्मूला 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 आप रटते रह जाओगे। आप समझो, तो पहले वाले पे आई वांट कि पहले वाले पे हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। ये आपको पता है, पहले वाला वर्ब सिंगल वर्ब हुआ, एक बार पॉइंट टॉस हुआ, उसके 2 रिजल्ट पॉसिबल है, आपको हेड चाहिए। एंड यू वांट दूसरे वाले का भी वही हो, तो फिर आप इसको एंड है तो दोनों ही चीज को होना आपको, मतलब दोनों ही चीज आप चाहते हो कि हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन ये बोलता है बोथ हेड्स,
तो एंड वाले केस में वी मल्टीप्लाई इट, तो ये आपका 1/4 हो गया। ठीक है, तो तुम बोलोगे चलो ये तो आसान था, है ना, नाउ लेट्स गो फॉर समथिंग लिटिल टिपिकल। मतलब प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाती है जब हाँ, जब दोनों ही, पीएनसी में जो होता है। हाँ जो पीएनसी में होता है वही होता है, लेकिन पीएनसी का नाम मत लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने ये भी बोला कि ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है बहुत सारे लोगों को। तो काउंटिंग जो करना है ना, काउंटिंग के लिए आप पीएनसी का यूज होता है। तो जिन लोगों ने पीएनसी नहीं पढ़ा है वो सिर्फ ये समझो कि तुम एक ही चीज मिस करोगे यहाँ पे, कि हाउ टू काउंट। तो बेसिकली, और प्रोबेबिलिटी की तो थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग में तुम्हें कोई चीज मिस नहीं करोगे। द ओनली थिंग दैट यू आर मिसिंग राइट नाउ इज हाउ टू काउंट। तो कोई कोई क्वेश्चन में यू विल हैव टू यूज द वे, मतलब द permutation and combination way of counting, but रियल टाइम प्रोबेबिलिटी के लिए आपको कोई उसकी जरूरत नहीं है। सर तो इसमें आसान कौन सा अप्रोच रहता है, दोनों वर्ड को सिंगल मान के या दोनों को इंडिविजुअल मान के फिर मल्टीप्लाई करें? डिपेंड करता है, कभी कभी ये अच्छा रहेगा, कभी कभी वो अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है, अब जैसे मान लो कि तुमने डाइस थ्रो किया, ठीक है, तो डाइस थ्रो किया, यार ये क्या हो गया आज। जस्ट मिनट, तो आपने डाइस थ्रो किया, ठीक है, एंड यू टोल्ड कि फाइंड द, मतलब 2 टाइम्स, या 2 टाइम्स आपने डाइस थ्रो किया। हाँ सर बताओ। नहीं, वो गलती से हो गया। 2 टाइम्स आपने डाइस थ्रो किया एंड यू थॉट कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहले पे प्राइम आए और दूसरे पे इवन आए। ठीक है, पहले पे प्राइम है और दूसरे पे इवन आए। अब इसको भी आप दोनों ही तरीके से अप्रोच कर सकते थे। अब लेकिन अगर हम वर्ब 1 में करें कि जैसे एक ही वर्ब है उसको लेकर चले, तो एक ही वर्ब में मतलब वर्ब क्या है, 2 डाइस being thrown at the same time. वेयर थ्रोन, है ना। हाँ मतलब नहीं, सेम क्या, अलग अलग भी फेंका गया, कोई बात नहीं है, हम सारे रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो सारे रिजल्ट पॉसिबल क्या है, तो चलो ठीक है, रिजल्ट पॉसिबल आसान है निकालना, 6 into 6 कैसे, आप 1 6 2 6, है ना, ऐसे करते हो ना आप। मतलब 1 के साथ या ऐसे लिखो तब तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। आप पहले में 1, दूसरे में 1, पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6, ऐसे करके पहले में 2, दूसरे में 1, ऐसे करके आपको टोटल 6 टाइम्स ये लिखोगे तो टोटल रिजल्ट पॉसिबल आर 36। ये बात समझ में आई। अब तुम्हारा जो फेवरेबल इवेंट है वो बोलता है कि एक में प्राइम होना चाहिए और एक में इवन होना चाहिए, तो फिर से आपको बनाना पड़ेगा, फेवरेबल इवेंट की काउंटिंग करनी पड़ेगी। फेवरेबल इवेंट की काउंटिंग जो करनी पड़ेगी आपको ऐसे करना पड़ेगा, पहले में प्राइम लोगे तो प्राइम, सबसे पहला प्राइम क्या है, 2 है, और दूसरे में इवन लोगे तो 2 2,
अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 2 4 फिर 2 6, ठीक है। फिर अगला प्राइम लोगे 3 2 3 4 3 6, फिर अगला प्राइम लोगे 5 2 5 4 5 6। टोटल फेवरेबल इवेंट कितने हो गए, 9 हो गए। और टोटल इवेंट पॉसिबल, टोटल रिजल्ट पॉसिबल कितने हैं, 36। तो ये बेसिकली आपका क्या हुआ, 1/4 की प्रोबेबिलिटी हो गई। ये बात समझ में आ रही है। हाँ जब हम सिंगल, अब इधर इसी को हम सेम लेके चलते, तो हमारे पास पहले वाले में प्राइम चाहिए, और प्राइम के कितने ऑप्शन है, पहले वाले में 2 3 और 5 के, तो 3/6। और चूंकि दूसरे वाले में इवन चाहिए, वो भी एंड है, चाहिए ही चाहिए दूसरे में इवन, तो इवन भी 2 4 6 होता है, तो 3/6, तो ये हमारा 9/36 आ गया, तो ये 1/4 आ गया। तो ऐसा कोई ऋतिक इसमें प्रेफरेबल नहीं है ना, प्रेफरेबल नहीं है। वो आप ऐसा कर सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको, प्रेफरेबल नहीं है। आप कभी आपको ये आसान लगेगा सिंगल वर्ब लेके, कभी आपको डुअल वर्ब लेके आसान पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या पूछता है, डुअल वर्ब में इट विल गिव यू ऑप्शन कि जैसे मान लो ऐसे आ जाए तुम्हें कि मैंने 3 पेपर दिया, चलो ट्रिपल ले लेते हैं, ट्रिपल एक्ट का वो ले लेते हैं क्वेश्चन में। तुमने 3 एग्जाम्स दिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर 1 में पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है तुम्हारी, वो है 3/5। पेपर 2 में पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है तुम्हारी, वो है 1/4। और पेपर 3 में पास होने की प्रोबेबिलिटी, इसमें पहले ही प्रोबेबिलिटी दे दिया मैंने, ठीक है। और इसमें आपका है पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है आपकी 4 या 3/8 रख लो, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने तरीके के हो सकते हैं, बताना जरा। मतलब आप एक पेपर, मतलब तीनों पेपर दोगे, तो ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने तरीके के हो सकते हैं। 8 कैसे, मतलब फेल पास फेल पास फेल पास ना। हाँ मतलब कि जैसे पेपर 1 में आप पास किए, ओ हाँ वो अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो पेपर 1 में आप फेल भी कर सकते थे, तो पेपर 2 में भी आप पास किए, पेपर 3 में आप फेल भी कर सकते थे, पेपर 2 में, फिर आप इसमें, हाँ इसमें तीनों पास में भी किए, तो पास। हाँ इसमें भी आप पास या फेल कर सकते हो, है ना। तो ये फिर आप ये लेते, फेल वाला भी लेते, तब भी पास फेल पास फेल पास फेल। तो जब इसमें ऐसे अंडरस्टैंडिंग तो हम बता रहे हैं कि जब जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको करना पड़ता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ पहले पेपर 1 में पास, पेपर 2 में भी पास, पेपर 3 में फेल, ठीक है। ये लास्ट बात है जो, तो इसके बाद तुम टेस्ट लेवल पे एटलीस्ट सब कर सकते हो, इवन कैट लेवल भी बहुत सारा कुछ इससे कर सकते हो। तो अगर हम तीनों का कंडीशन करते हैं, तो ये एंड में है कि पेपर 1 में पास एंड पेपर 2 में भी पास एंड पेपर 3 में फेल, ठीक है। जैसे ये वाला,
ये वाला सीक्वेंस चलाना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आप इसमें पास कराना है पेपर 1 में, दूसरे में भी पास कराना है और तीसरे में फेल कराना है, तो उसको क्या लिखेंगे 5/8, क्योंकि ये अगर पास होने की प्रोबेबिलिटी है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं सारे इवेंट्स, भाई आपका रिजल्ट जो होगा इन्हीं में से कुछ होगा ना, जो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये टोटल कितने रिजल्ट्स पॉसिबल है, 8 है, तो ये 8 में से ही तो कुछ होगा, मतलब कोई भी इंडिविजुअल आप में से पेपर देता है, तीनों पेपर, तो इनमें से ही कोई रिजल्ट पॉसिबल है। तो अगर आप सारे रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे, है ना, सारे रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे, तो इट मस्ट बी व्हाट, इट मस्ट बी 1। तो हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम एक एक करके ये 8 का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एंड देन लेट अस ट्राई कि ये कैसे 1 आता है। जैसे अगर हम पहला निकालते हैं पी पी पी, तीनों के पास होने की, तो कितना होगा 3.5 इंटू 1.4 सॉरी 1/4 3/4 इंटू 3/8 कितना होगा, बोलो 9/60 160 ना। हाँ 160 अच्छा, फिर हमारा दूसरा था पीपीएफ, पीपीएफ का तो हमने निकाल ही लिया है, 3/32 3/5 1/4 5/8। तो 3/30 नहीं, इसको हम ना 160 के ही टर्म में लिखेंगे। ठीक है, जोड़ना आसान होगा ना, हम काटते नहीं है इसको। तो 15/160 हाँ 15/160। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है पी एफ पी, तो इसका कितना होगा इसका होगा 3/5 इंटू 3/4 इंटू 3/8, ये कितना होगा बताओ 27/160। फिर नेक्स्ट क्या हमारा पी एफ पी हो गया ना, पी एफ एफ हो गया, पी एफ एफ, तो 3/5 इंटू 3/4 पहले FPP कर लेते हैं। एफ पी पी क्यों करें, पी एफ एफ ऐसे चलते हैं ना सीक्वेंस पे। अच्छा मुझे इधर लगा वाला आप वन ना, फेल का कर रहे हो। नहीं नहीं, ये वाला पूरा खत्म कर रहा हूँ। ठीक है ठीक तो पी एफ एफ जो है वो हो जाएगा मेरा है 5/8, ये हो जाएगा 15 इंटू 45/160। 45/160। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कर लेते हैं एफ पी पी, एफ पी पी का बताओ, तो होगा 2/5 इंटू 2/5 इंटू 1/4 इंटू 3/8 6/160, यही लिख लेते हैं। नेक्स्ट एफ पी एफ, एफ पी एफ बताओ 2/5 इंटू 1/4 इंटू 5/8 10/160 1/160। 10 फिर हाँ, हाँ और फिर अब किसका एफ पी एफ हो गया ना, फिर एफ एफ पी, एफ पी 2/5 इंटू 3/4 इंटू नहीं पास करना था ना, हाँ ठीक है, एफ एफ पी पास का उधर का 3/8 ही है ना, 9 इंटू 18/160। ठीक है, फिर हमारा एफ 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 लास्ट ही था ना, तो 2/5 इंटू 3/4 ये कितना हो जाएगा 30/160। ठीक है, अब एक आदमी फटाफट ऐड करो तो 9 + 15 कितना होता है, 21 क्योंकि इन सबको हम ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करें, हाँ 27 फटाफट ऐड करके बताओ 51 51 95 96 106 24 और लास्ट में क्या है 30 160 आ गया ना 160। हाँ, तो 160/160 इट इज 1,
ठीक है। तो कभी आपको ऐसा कभी प्रॉब्लम दे कि ट्रिपल टाइम कोई चीज हो रही हो और उसमें फिर बोलता है कि आप ऐसा निकालो कि 2 फेल 1 पास हो, तो फिर आपको कौन कौन सा काउंट करना पड़ेगा? आपको ये वाला काउंट करना पड़ेगा, ये वाला काउंट करना पड़ेगा, ये वाला काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको बोलता है कि एक ही फेल हो, तो फिर आपको ये वाला काउंट करना पड़ेगा, फिर ये वाला काउंट करना पड़ेगा, फोर्थ वाला, फिर ये वाला काउंट करना पड़ेगा, और इधर नहीं है। तो बेसिकली आपको इस तरह से ध्यान देना है कि जब आप इसमें आप बेसिकली आपने क्या किया, आपने टोटल बना लिया 160 और आप ये सब काउंट कर रहे हो। जब एक पास वाला था तो आप 18 और ये सब काउंट कर रहे थे। तो इसमें हमने क्या किया कि वी वर नॉट हैविंग हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स देयर, बट इनके जो एलसीएम से हमने एक टोटल क्रिएट कर लिया कि 160 मैच करा लेते हैं, है ना। तो 160 के हिसाब से पहले पेपर में अगर हम 160 टाइम्स मतलब पेपर देते हैं तो पहले पेपर में 3/5, तो 3/5 कितना होगा 160 का? 160 का 3/5 कितना होगा बताओ? 96। हाँ, तो 96 जो टाइम आप पास हो गए पहले पेपर में, है ना, और बाकी टाइम फेल हो गए। तो ऐसे करके हमने टोटल बना के हम इसको कर सकते थे। तो उसी के रेफरेंस में मैंने इसको डेवलप कर दिया कि ये टेबल डेवलप करके आप इसको कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, बेस थ्योरम बेस्ड प्रोबेबिलिटी है ऐसे तो, और ट्री मतलब प्रोबेबिलिटी ट्री है ये, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ट्री।